कार्यालय प्रमुख था। जितने भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात जो चिट्ठियां भेजने का काम था वो सारी देखरेख वो मैंने द्वारा की गई। तो वहां जो कार्यक्रम पे किसको मंच पे बिठाया जाएगा, कौन भाषण देगा, ये तत्कालीन अध्यक्ष श्री BL नवल साहब का था। उनके बीच में आम आदमी तो कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है वहां पर क्यों नहीं दी गई। दिल्ली प्रांतीय नगर पंचायत जो कि दिल्ली की सर्वोच्च संस्था है, उनको मान सम्मान नहीं मिला। ये BL नवल साहब की उसमें डिस्कशन में था कि किसको बुलवाया जाए। अभी हमारे भाई हेमंत आलोर जी के कुछ प्रश्न थे। घोषणा पत्र क्या होता है, चुनाव का होता है, चुनाव के अंदर एक दूसरे की सब नकल करते हैं। तो मैंने इसलिए जो है अपना चुनाव घोषणा पत्र पहले जारी नहीं किया कि सब जो मेरी योजनाएं होगी वही सब अपनी अपनी योजना लिखेगी। लेकिन कल सोशल मीडिया के ऊपर हमारा जो घोषणा पत्र है वो बिल्कुल आ गया है कि हम क्या क्या काम, ज्यादा लंबे चौड़े काम नहीं, सिर्फ 11 काम हमने लिखे कि 11 काम हम करेंगे। जिस प्रकार से जितने पैनल है, 6 अध्यक्ष के 6 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें 5 पैनल है। 5 पैनलों के अंदर सबसे ज्यादा जो है महिलाओं को भागीदारी देने के लिए हमने 2 पदाधिकारी जो है महिला उतारी, 13 में से 2, यानी कि 15% महिलाओं को हमने हिस्सेदारी दी है। बाकी किसी पैनल के अंदर महिलाओं की कोई सीट सुनिश्चित नहीं की गई कि महिलाओं को आगे लाया जाए। क्षेत्र का जो है वर्गीकरण का जैसे मैंने बताया, और मैंने अब भी अपने घोषणा पत्र में रखा है कि इतने जो पद है, अगर 6 उपाध्यक्ष है, 6 महासचिव है, 6 सचिव है, 4 सचिव उप सचिव है, तो इनका क्या क्षेत्रवार वर्गीकरण होना चाहिए कि भाई एक उप प्रधान दिल्ली से कंफर्म बनना चाहिए, उसकी सीट रिजर्व होनी चाहिए। जैसे अपने चुनाव में होता है कि ये शेड्यूल कास्ट की सीट है, ये शेड्यूल कास्ट महिला की सीट है, ऐसे ही एक उप प्रधान का पद सिर्फ दिल्ली के लिए होना चाहिए, एक उप महासचिव का पद दिल्ली के लिए होना चाहिए, ताकि जब एक एक सीट रिजर्व हो जाएगी तो उसमें सिर्फ वहीं के आदमी वोट डाल सके, लड़ सकते हैं चुनाव, और वहीं का कंफर्म हो जाएगा जीतना। कि जिस प्रकार से कई बार होता है कि शेड्यूल कास्ट रैगर लड़ रहे हैं मान लीजिए, तो यह है कि एक रैगर तो जीतेगा ही जीतेगा। तो जब दिल्ली के हम चुनाव हर राज्यों को सीट फिक्स कर देंगे तो वहां से बिल्कुल जीत करके आएंगे, चाहे कोई भी आए, किसी पैनल से आए, लेकिन वो आएगा जरूर, वहां की भागीदारी। दूसरा इनका था शिक्षा का पहले का क्या किया। यहां पर कई लोग जानते भी हैं कि हमने 1992 के अंदर मादीपुर के अंदर जनगणना का कार्यक्रम किया कि रैगर समाज की जनगणना क्या है, कितनी है। तो हर जो हमारा ग्रुप था मादीपुर पंचायत प्रधान जी, वो घर घर जाकर के जब देखा तो गलियों के अंदर ऐसे ऐसे घर निकले जिसमें बच्चा 1 या 2 बच्चे ही पढ़ रहे हैं पूरी गली के अंदर। तो हमने कहा ये शिक्षा का स्तर हमारा बहुत नीचे है। तो वहां पर मैं स्वयं था, श्री धर्मपाल अटल जी, श्री पूरन सक्करवाल जी, श्री लेखराज माचलपुरा जी, जो हमारे 8 आदमियों की टीम थी, हमने सोचा कि एक मादीपुर के अंदर स्कूल चालू किया जाए। और 1993 के अंदर ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के नाम से मादीपुर के नीचे, जो पहले ऊपर का मंजिल नहीं था, अगर आपने देखा हो, नीचे एक कमरा था, उस कमरे के अंदर हमने स्टार्ट किया। 30 रुपए एक बच्चे से फीस लेते थे, और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि वहां पर एक कारण और था कि जो प्रतिभावान स्कूल जो खोले थे सरकार ने, उसके अंदर लॉटरी निकलती थी। मादीपुर रैगरों से ज्यादा बहुल्य है, और सीट होती थी 10 SC की, और फार्म भर जाते थे 500। तो हमने कहा इसमें लॉटरी में तो किसका नंबर लगेगा। जो आसपास पब्लिक स्कूल थे उसके अंदर बच्चों के इंटरव्यू लिए जाते थे कि इंटरव्यू में बच्चा कितना पढ़ सकता है, टेस्ट लिए जाते थे। तो हमारा बच्चा जब पढ़ा ही नहीं है पहले, तो टेस्ट कहां से दे पाएगा। तो उसकी जो शुरुआत की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हमने ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल मादीपुर में चालू किया। उसके पश्चात यहाँ करोलबाग के अंदर ज्ञान लक्ष्य बाल विद्यालय जो है शिवाल साहब के नेतृत्व में यहाँ खुला, और वो अभी कोरोना काल के अंदर जो है सारे स्कूल कभी बंद हुए तो कोरोना काल के अंदर बंद हुआ, नहीं तो वो स्कूल बकायदा लगातार चलता रहा। ये एक हमारी शिक्षा का है। दूसरा शिक्षा का, मेरा यहाँ से जयपुर चला गया, जैसे रविशंकर ने बताया, छात्रावास के अंदर स्थिति बड़ी खराब थी। मेरे को वहां का वार्डन बनाया और मैंने अपनी सेवा निःशुल्क दी। मेरा घर से 12-13 किलोमीटर था, और डेली के 60-70 रुपए मैं अपनी व्यक्तिगत जेब से खर्च करके वहां आता, और बच्चों की क्या क्या समस्या रहती थी कि खाने में क्या दिक्कत है, खाने का मेनू चार्ट बनाया। बच्चे जो तैयारी करते थे वो कहते साहब हमारे को ये किताब चाहिए,
कंपटीशन के लिए मैं कहता था आप ले आओ, पेमेंट ले जाओ और आप तैयारी करो। मेरे समय के अंदर 180 बच्चे, उसका बिल्कुल छात्रावास का पूरा उपयोग हुआ। बाड़मेर, जोधपुर, पाली, टोंक, दौसा, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और गुजरात तक के बच्चे उस हॉस्टल के अंदर रहे। तो शिक्षा के प्रति मेरा शुरू से रहा कि एक हॉस्टल के अंदर जो है अपना काम करता रहा। तो वहां से जो करीब 180 में 70 बच्चों की नौकरी लगी, जो हमारे लिए आज छात्रावास का इतिहास है अभी तक का। आपने एक सवाल किया राजनीतिक का, राजनीति के अंदर क्यों पिछड़ रहे हैं, इसका मैंने नजदीकी से विश्लेषण किया। हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके अंदर आवेदन मांगे जाते हैं, किसी भी सीट के लिए हो, चाहे निगम की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे एमएलए की हो। हम उसमें जो दूसरी जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर जो दूसरी जातियां हैं, बैरवा है, खटीक है, उनकी तरह हम काम नहीं करते। हमारा काम क्या होता है कि पार्टी जब मान लो कांग्रेस के अंदर है, मैंने भी अप्लाई कर दिया, प्रधान जी ने, प्रदीप जी ने कर दिया, परमान जी ने कर दिया, हेमेंद्र जी ने कर दिया, तो वो जब बुलाते हैं तो पूछते हैं हाँ जी हेमेंद्र जी बताइए, वो कहेंगे हाँ जी हमको टिकट दो, मेरे को दो। तो वो पार्टी वाले कहते हैं साहब वहां से परमानंद जाजूरा जी भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे लोग क्या कहते हैं फिर, अरे साहब उनको कौन जानता है, आप तो उनको तो 10 आदमी नहीं जानते। तो इन्होंने क्या किया, परमानंद जी का नाम कटवाने की बात करी। बाद में प्रदीप जी आए तो प्रदीप जी से पूछा कि हेमेंद्र जी का नाम चल रहा है। इन्होंने कहा हेमेंद्र जी को तो साहब कोई जानता नहीं, सिर्फ वरिष्ठ नागरिक 100-200 आदमी है, उसके नहीं है। इन्होंने हेमेंद्र जी का नाम काट दिया। वो एक दूसरे का नाम काट करके और हमारे आदमी को जीरो कर लेते हैं। जबकि बैरवाओं का मैंने देख रखा, एआईसीसी के अंदर मैं भोरेलाल शास्त्री जी के लिए टिकट के लिए गया था, वहां पर बैरवा समाज जो एक जगह से एक ही बस गाड़ी के अंदर आए, जीप के अंदर, और वहां मोतीलाल वोरा के सामने खड़े हो गए कि साहब चाकसू से बैरवा समाज को टिकट चाहिए। कह रहा किसको, वो कहता जी 5 खड़े हैं, जिसको आपको अच्छा लगे उसको दे दीजिए 5 में से। बहुत बढ़िया। अब पार्टी वाले क्या करें, किसी की कार्ड नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है इनको देना पड़ेगा। जबकि हमारे यहाँ पर उल्टा हो रहा है, हम एक दूसरे की मांग तो करना है, अपनी मांग तो करते हैं, लेकिन दूसरे का काटने का काम करता है।